नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल नैंसी क्लासेस में। आज का वीडियो होने जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे अपनी परीक्षाओं से आने वाले सभी संभावित प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं आज की सीरीज़ को। इस सीरीज़ को अंत तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का आपका पहला प्रश्न है, काली मिर्च एक पादप है, वृक्ष, लता, झाड़ या फिर झाड़ी। बताना है काली मिर्च क्या है। काली मिर्च आपकी एक झाड़ी है। क्या है? काली मिर्च एक झाड़ी है। ठीक है, याद रखना है, काली मिर्च हमारी एक झाड़ी होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है हरियाणा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपकी प्यारे यूपी में स्थित है, इसलिए ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम केंचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसकी वजह क्या है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी, क्योंकि हम लोग बचपन में जब भी केंचुआ देखते थे, पहले केंचुए बहुत पाए जाते थे, लेकिन अभी इस टाइम केंचुए बहुत कम मिट्टी में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, उस केंचुए पर नमक छिड़क देते थे। जो सिंपल नमक होता है, वही जो खाने वाला, वो छिड़क देते थे। तो केंचुआ जो है धीरे धीरे करके सिकुड़ता था। पहले तो सिकुड़ने के बाद वो मर जाता था। हम लोग को ऐसा करने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ चुका है कि अब केंचुए देखने को ही नहीं मिल रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा केंचुए रहते थे। तो अब आपको बताना है कि हम लोग जब साधारण नमक छिड़कते हैं केंचुए पर, तो वो मर जाता है, इसकी वजह क्या है। कई लोग सोच रहे होंगे काला नमक छिड़क के खाने वाली हैं क्या। नहीं, ये सब काम नहीं करना है यहाँ पर। अब आपको ये बताना है कि क्यों मर जाता है। ठीक है, परासरण प्रभाव के कारण, श्वसन विफलता के कारण, लवण का अविषालु प्रभाव के कारण या त्वचा के छिद्रों के बंद हो जाने के कारण। आपको बताना है केंचुआ क्यों मर जाता है नमक छिड़कने पर। तो बेसिकली आपका जो केंचुआ होता है, जब उस पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो परासरण प्रभाव के कारण जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? परासरण प्रभाव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कपास प्राप्त होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कपास जो है हमें प्राप्त होता है तने से, बीज से, पत्तियों से या जड़ से। तो जो कपास है, कपास हमें बीज से प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कपास किससे? बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्याज के काटने और छीलने पर किसकी उपस्थिति के कारण आंखों में पानी आता है। कोशिकाओं में अमीनो अम्ल, कोशिकाओं में सल्फर, कोशिकाओं में कार्बन या फिर कोशिकाओं में वसा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब हम लोग प्याज को काटते हैं या छीलते हैं तो किसकी उपस्थिति के कारण जो हमारी आंखें हैं नम हो जाती हैं। कई लोगों को बहुत ज़्यादा आंसू आने लगते हैं, कई लोगों को कम आते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कारण क्या है। जो प्याज की कोशिकाएं हैं उनमें अमीनो अम्ल के कारण, या फिर प्याज की कोशिकाओं में सल्फर के कारण, या फिर प्याज की कोशिकाओं में कार्बन के कारण, या फिर प्याज की कोशिकाओं में वसा के कारण जो है आपकी आंखों में पानी आता है। तो बेसिकली आपकी प्याज जो है, प्याज को छीलने पर उसमें जो प्याज है उसमें गंधक पाया जाता है। तो गंधक के रूप में उसमें सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर होता है। इसीलिए कोशिकाओं में सल्फर पाए जाने की वजह से हम जब लोग प्याज को छीलते हैं या फिर काटते हैं तो आंखों में पानी आने लगता है। कई लोग बहाना मार देते हैं, जिनको पानी भी नहीं आता है ना आंखों में, वो लोग बहाना मारते हैं। कैसे बहाना मारते हैं? गाँव में हमें तो बहुत ज़्यादा पानी आता है, तुम प्याज काट लो। तो क्या करते हैं, इस तरीके से दूसरे को पकड़ा देते हैं, प्याज बहाना मार देते हैं कि हमको तो आंसू आते हैं, तुम प्याज काट लो। कई बार इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठा लिया जाता है गांव में। ठीक है, तो याद रखना है कि सल्फर की वजह से है आँखों में आंसू आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गलगंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है। सोडियम, आयोडीन, लोहा या कैल्शियम। जो आपका गलगंड है ये बेसिकली आपके गले से संबंधित एक बीमारी है। तो गलगंड का बढ़ना मुख्यतः आपका किसकी कमी के कारण होता है बताना है आपको। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये बेसिकली आपके आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, किसकी वजह से? आयोडीन की कमी से आपका जो गलगंड है वो आपका बेसिकली बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज परिवर्तित रूप है आपका तने का, लता का या फिर आपके फल का या पत्तियों का। आज प्याज के 2 क्वेश्चन आपको मिल गए। ठीक है, तो बताना है कि प्याज जो है परिवर्तित रूप है किस चीज़ का है। जो आपका प्याज है ये तने का परिवर्तित रूप है। ये क्वेश्चन आपके साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। प्याज, चुकंदर, पत्ता गोभी, कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखना है। जैसे प्याज जो है आपका ये तने का परिवर्तित रूप है। याद रखना है किसका? तने का परिवर्तित रूप है। ठीक है, ये जो आपका प्याज होता है इसमें बेसिकली आपके 2 पत्र होते हैं। कौन कौन से 2 पत्र होते हैं? एक तो होता है आपका सल्क पत्र। क्या होता है? सल्क पत्र होता है। और आपका दूसरा होता है दूसरा कौन सा होता है आपका? मांसल पत्र होता है। ये जो 2 पत्र पाए जाते हैं ये आपको याद रखने हैं। एंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि प्याज का आपका कौन सा पत्र खाने योग्य होता है। तो प्याज का मांसल पत्र, ये जो मांसल पत्र होता है, प्याज का मांसल पत्र जो है आपका खाने योग्य होता है।
ठीक है, मांसल पत्र खाने योग्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। प्याज का मांसल जो भाग है या मांसल पत्र जो है आपका खाने योग्य भाग होता है। परीक्षा में बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि प्याज का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो मांसल पत्र वाला जो भाग है आपका खाने योग्य होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, लहसुन एवं प्याज का मांसल पत्र भी खाने योग्य होता है। किसका? लहसुन। प्याज यहाँ पर हो गई, अब लहसुन तो चाहिए ना, तभी ना कंप्लीट होंगे ये सब। ठीक है, तो लहसुन का और प्याज का तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो लहसुन जो है आपकी, लहसुन का भी जो मांसल भाग है, ये मांसल भाग खाने योग्य होता है। ठीक है, अब लग गया यहाँ पर तड़का। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि प्याज भी मिल गई, लहसुन भी मिल गई, तड़का लग गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो बीज हैं इनका सर्वोत्तम संरक्षण किन परिस्थितियों में होगा आपको बताना है। गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में, ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में, गर्म और शुष्क परिस्थितियों में, या फिर ठंडी और आर्द्र परिस्थितियों में। तो बीजों का जो सर्वोत्तम संरक्षण है वो आपका ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। ठंडी एवं शुष्क परिस्थितियों में बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, आपको बताना है कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है। सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफिल। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण में आपके जल का ऑक्सीकरण होता है। किसका? जल का ऑक्सीकरण होता है, याद रखना है। जल का ऑक्सीकरण आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, एक पेड़ की पत्ती लाल कांच में देखे जाने पर कैसे दिखाई पड़ेगी? काली, हरी, लाल या श्वेत। जब कभी आप पेड़ को देखेंगे, मान के चलिए आपका ये पेड़ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये पेड़ है आपका, ठीक, ये पेड़ की कुछ पत्तियां, ये पत्तियां हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पेड़ की पत्तियों को जब आप लाल कांच से देखेंगे तो किस कलर की आपको दिखाई देंगी? क्वेश्चन ये था। जब हम लोग पेड़ की पत्तियों को लाल कांच से देखेंगे, चूंकि पत्तियां आपकी ग्रीन कलर की होंगी, जब हम लाल कांच से देखेंगे तो हमें पत्तियां काले कलर की दिखाई पड़ेंगी। किस कलर की? काली कलर की दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आपको याद रखना है कि जो आपकी काली वस्तुएं होती हैं वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं। याद रखना है कि काली वस्तु जो है आपकी, काली वस्तुएं क्या करती हैं? ये आपकी काली वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित करती हैं। क्या करती हैं? ये अवशोषित करती हैं। ठीक है, ये सभी रंगों को अवशोषित करने की वजह से जो है वस्तुएं काली दिखाई पड़ती हैं। मतलब जो भी वस्तु काली होगी वो क्या करती है? सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, जिस वजह से वो वस्तु हमें काली दिखाई पड़ती है। लेकिन जो आपकी सफ़ेद वस्तुएं होती हैं, जो यानी कि सफ़ेद वस्तुएं होती हैं, वो सफ़ेद वस्तुएं आपकी सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं। परावर्तित करने की वजह से ये वस्तुएं हमें सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं। दो चीज़ें यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है कि जो काली वस्तुएं होती हैं वो सभी रंगों को अवशोषित करती हैं। अवशोषित करने की प्रॉपर्टी में पाई जाती है, जिस वजह से ये वस्तुएं काली दिखाई पड़ती हैं। गर्मियों में हमसे कहा जाता है ब्लैक कलर के कपड़े कम पहनिए। क्यों पहनने को मना किया जाता है? क्योंकि जो ब्लैक कलर है बेसिकली आपकी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने की वजह से हम लोग को ज़्यादा गर्मी फील होती है। इस वजह से इस टाइम ब्लैक कलर के कपड़े पहनने को मना किया जाता है। बोला जाता है कि कॉटन के और आप सफ़ेद कलर के कपड़े पहने, गर्मियों में आपको आरामदायक महसूस होंगे। ठीक है, तो बेसिकली रीज़न यही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा, आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो देते हैं और फल नहीं देते? बताना है आपको कि आपका ऐसा कौन सा पौधा है जो आपका बीज तो आपको दे, बीज तो देता है लेकिन फल नहीं देगा। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे अब हम ऐसे पौधे को लगाकर क्या करेंगे जो बीज दे रहा है लेकिन फल नहीं दे रहा है। लेकिन कई बार ऐसे पौधों की भी ज़रूरत पड़ती है, ये भी हमारी प्रकृति का हिस्सा है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए कि कपास का पौधा, चीड़ वृक्ष, यूकेलिप्टस या फिर पीपल का वृक्ष। बताना है आपको कि कौन सा आपका ऐसा उदाहरण है जो बीज देगा लेकिन फल नहीं देगा। ठीक है, तो जो चीड़ वृक्ष होता है, ये चीड़ वृक्ष ये आपका बीज देता है, ये फल नहीं देता। ठीक है, चीड़ के अलावा और भी आपको याद रखने हैं। तो चीड़ के अलावा मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट से आपको पेड़ बताती हूँ जो आपके सिर्फ बीज देते हैं, फल नहीं देते हैं। चीड़ आपने देख लिया। फर के अलावा आप होता है आपका स्प्रूस। ठीक है, स्प्रूस के अलावा होता है आपका सीडर लार्च। सीडर लार्च के अलावा होता है आपका साइकस के अलावा होता है आपका पाइनस। ठीक है, पाइनस।
ये जो है आपके चीड़, फर, स्प्रूस, सीडर लार्च, साइकस, पाइनस, ये सभी वृक्ष आपके आते हैं अनावृतबीजी या फिर आपके किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, या इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, अनावृतबीजी। क्या बोला जाता है, अनावृतबीजी बोला जाता है। ठीक है, इन सभी जो पेड़ हैं ये सिर्फ आपको बीज देंगे, ये फल नहीं देते हैं। ठीक है, याद रखना है, इन सभी के नाम एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत तना है, अदरक, शकरकंद, मूली, गन्ना। बताना है कि कौन सी चीज़ आपकी भूमिगत तना है। तो आपका फेवरेट जो आपके चाय में पड़ता है अदरक, अदरक जो है आपका एक भूमिगत तना है। कई लोगों का जो है पेय पदार्थ फेवरेट है वो है आपकी चाय। ठीक है, तो अदरक जो है आपकी भूमिगत तना का एग्जाम्पल होता है। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आलू उदाहरण है रूपांतरित जड़ का, रूपांतरित पत्ती का, रूपांतरित तने का, या इनमें से कोई नहीं। तो आलू जो है आपका एग्जाम्पल होता है किसका, रूपांतरित तने का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आलू आपका एग्जाम्पल है रूपांतरित तने का, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है 98 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 66 डिग्री सेल्सियस या फिर 60 डिग्री सेल्सियस। बताना है कि मानव का जो सामान्य तापक्रम होता है, तापक्रम होता है, मतलब आपके शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 98.4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 98.4 डिग्री सेल्सियस। जब इसे फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 37 डिग्री आपका ये तो आपका फ़ारेनहाइट में है, 98.4 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट है, वहीं 37 डिग्री आपका सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक, कि सामान्य तापक्रम आपके शरीर का होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, वहीं आपका सेल्सियस में आपसे पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन 2 एकदम मैच हो रहा है आपका कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा सामान्य तापक्रम होता है हमारे शरीर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है। जब हम रोटी को, चपाती को चबाते हैं तो मीठा क्यों लगता है, आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि प्रोटीन शक्कर में बदल जाती है, वसा शक्कर में बदल जाती है, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाती है, या उपरोक्त तो सभी के कारण रोटी मीठी लगती है। तो रोटी के मीठे लगने का बेसिकली जो कारण है वो ये है कि रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, रोटी में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो है शक्कर में बदल जाते हैं, जिस वजह से रोटी खाने पर मीठी लगती है। ठीक, कई लोग सोच रहे होंगे कि मुझे तो मीठी नहीं लगती, कभी कभी खाकर देखिए उसको किसी और चीज़ के साथ नहीं, बल्कि ऐसे ही सिंपल खाकर देखिए तो आप देखेंगे कि रोटी जो है मीठी लगने लगती है थोड़ी देर बाद। तो उसका बेसिक रीज़न यही है कि कार्बोहाइड्रेट जो है शक्कर में बदल जाती है। अब यहाँ पर आपको मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें बताना चाहूँगी जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट जो है आपका तुरंत ऊर्जा का स्रोत होता है। क्या है, तुरंत ऊर्जा का स्रोत आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता। मक्खन, मछली, पालक या फिर चीज़। तो मक्खन में, मछली में, चीज़ में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित रहते हैं। वहीं आपकी पालक जो होती है, पालक में तो आयरन होता है। ठीक है, पालक जो है आपका आयरन से भरपूर होता है, आयरन। इसीलिए जिसकी आइज़ में प्रॉब्लम होती हैं तो उनको आयरन जो है आपकी आयरन से भरपूर चीज़ें जैसे पालक है, गुड़ हुआ और आपकी खजूर वगैरह हुआ, ये खाने को सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है आपके पालक में बिल्कुल नहीं होता, मक्खन में, मछली में, चीज़ में। इसके अलावा आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत कौन कौन से मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में मिलता है। मक्का आपने खाई होगी, मक्का के अलावा आपका चावल में भी पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वहीं आपके आलू में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। चुकंदर जो शायद ही आप लोगों को पसंद हो, ठीक है, चुकंदर में भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शहद में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एंड आपका लास्ट है गन्ना। ठीक है, गन्ना, इन सभी चीज़ों में आपके कार्बोहाइड्रेट्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं। मक्खन में, मछली में, चीज़ में, मक्का, चावल, आलू, चुकंदर, शहद, गन्ना, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक चीज़ मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपके तुरंत ऊर्जा का स्रोत माने जाते हैं। क्या है ये, तुरंत मतलब इंस्टेंट एनर्जी का कार्य करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, तुरंत ऊर्जा का स्रोत। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स का संचय कहाँ होता है आपकी बॉडी में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको
पढ़ना उतना ही है आपको जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी इतना नहीं पढ़ना है कि आपको पीएचडी कर लेनी है किसी चीज़ पर। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी ही करिए फिर, लेकिन आप उतना ही पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कई बार हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि बिल्कुल विज्ञाता बन जाते हैं, तो वो सिचुएशन नहीं लानी है आपको। सिचुएशन ये लानी है कि हमें उतना पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। हमें एग्ज़ाम को ध्यान में रख के पढ़ना है। कई बार लोग करते क्या हैं कि कोई भी वैकेंसी आती है सीधा फॉर्म फिल कर देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले आपको ये जानना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस जो आपका है उसको अगर आपने फॉर्म फिल किया तो आप सिलेबस को देखिए प्रॉपरली। होता ये है कि जो भी आपका आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो वो आयोग अपना जो सिलेबस उन्होंने दिया है, जैसे हम लोग नोटिफिकेशन आता है आपके एग्ज़ाम का, जो भी फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो एक नोटिफिकेशन आता है उसके पहले, तो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया जाता है। तो उस सिलेबस से आयोग सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है। 80% जो क्वेश्चन है आपका आयोग उसी से पूछेगा। अगर उसने फिजिक्स में मेंशन किया है कि वेग से क्वेश्चन आएंगे तो उसमें वेग से ही क्वेश्चन देंगे आयोग। ठीक है, याद रखना है आपको ये सब चीज़ें। इसीलिए सिलेबस जो है इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन लोग करते क्या है, सिलेबस को बाद में देखते हैं, पहले अपना पढ़ लेते हैं, सिलेबस गया भाड़ में। ये नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको करना क्या है, अगर आपने कोई सा भी फॉर्म फिल किया है तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए। ठीक, उस हिसाब से जो जो टॉपिक उसमें मेंशन है पहले आप वो कवर कीजिए, उसके बाद कुछ और सोचिए, क्योंकि 80% जो है आपका यहीं से आना है। ठीक है, अब हो गई बहुत बातें। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैंने बताया कि ये जो है आपकी इंस्टेंट एनर्जी का कार्य करते हैं, तुरंत ऊर्जा का ये स्रोत होते हैं। वहीं कार्बोहाइड्रेट्स का जो संचय है ये इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो संचय है वो आपके यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। ठीक है, याद रखना है यकृत में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मात्रा आपकी बॉडी में अधिक हो जाती है तो ये भी घातक है, और अगर कम हो जाती है तो भी ये घातक होती है। आप सभी को पता है कि ना तो किसी चीज़ की अधिकता अच्छी है, ना ही किसी चीज़ की कमी अच्छी होती है। अगर अधिकता हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मधुमेह। मधुमेह के अलावा मोटापा जो है आपका बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से देखने को मिलता है। इसीलिए जब जो लोग मोटे लोग होते हैं ना, उनको मना किया जाता है कि भाई आप आलू मत खाओ, आप गन्ना मत खाओ, आप मक्का मत खाओ, आप मतलब उनको काफ़ी सारी चीज़ों से परहेज करना पड़ता है। चावल मत खाओ, क्योंकि इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, इसीलिए मना किया जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्या कम प्रॉब्लम होगी? आपकी बॉडी में क्या होगा? आपको कमजोरी महसूस होगी, कमजोरी महसूस होने लगेगी। ठीक है, आप चलेंगे फिरेंगे तो आप तुरंत थक जाएंगे। बेसिकली आपके दोनों ही चीज़ें घातक हैं, याद रखना है आपको इन दोनों के बारे में। ठीक है, कि आपकी कमी से क्या होता है एंड अधिकता से क्या होता है। संचय इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट का संचय आपके यकृत में होता है। ठीक है, यकृत क्या है? आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि पित्त स्रावित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पित्त के बारे में। यहाँ पर आप सारी चीज़ें आप जानेंगे, यानी कि आज पित्त का जो है हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, जो पित्त है वो स्रावित होता है पाचक ग्रंथि से, उदर से, लीवर से या छोटी आंत से। अब ये तो आप लोग जान गए हैं कि लीवर से स्रावित होता है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बस इतना बता दूं कि पित्त हमारा लीवर से स्रावित होता है। यहाँ पर अब आपको पित्त के बारे में सारी चीज़ें जाननी है, तो आइए जानते हैं पित्त के बारे में। ठीक है, आपका जो पित्तरस है ये स्रावित तो आपके कहाँ से होता है? यकृत से होता है, लेकिन संचय इसका यकृत में नहीं होता है। याद रखना है पित्तरस के बारे में। स्रावित तो हमारा लीवर से यानी कि यकृत से होगा, परंतु इसका संचय याद रखना है। एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका संचय होता है आपकी पित्ताशय में। कहाँ पर होता है? पित्ताशय में होता है आपका संचय। किसका? पित्तरस का। लीवर जो है ये आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, साथ ही साथ इसे केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है आपकी जो लीवर है यानी कि यकृत को केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। ये आपके शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक, याद रखना है आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में कि आपका लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, साथ ही साथ इसको केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। पित्तरस का स्रावण तो हमारे लीवर से होता है, संचय पित्तरस में पित्ताशय में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पित्तरस के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो पित्तरस होता है, पित्तरस का पीएच मान पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका पीएच मान होता है 7.8 से लेके आपका 8.3 के बीच में आपकी पित्तरस का जो है पीएच मान होता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। यदि 0 to 7 रहता
रहता है कोई वैल्यू तो वो होता है आपका अम्लीय। यदि 7 है तो वो होता है आपका उदासीन। 7 प्लस आपका 7 से आपके 14 के बीच में है तो वो होता है आपका क्षारीय। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो पित्त रस है वो हमारी क्षारीय कैटेगरी में आएगा। किस कैटेगरी में आएगा? क्षार की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने जाना कि पीएच वैल्यू कितनी होती है। अब आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये जाननी है, ये जो आपका पित्त रस है, इस पित्त रस में आपके 2 पित्त वर्णक होते हैं। कौन कौन से पित्त वर्णक हैं आइए जानते हैं इसके बारे में। 2 पित्त वर्णक हैं आपकी, पहला है आपका बिलरुबिन। कौन सा? बिलरुबिन। एंड सेकंड है आपका विलवर्डिन। ठीक है, विलवर्डिन। ये 2 आपके पित्त वर्णक हैं जो आपके पित्त रस में पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों वर्णक जो हैं आपके, इनके बारे में आपको जानना है। अगर आपकी बॉडी में जो है बिलवर्डिन अगर अधिक हो जाता है तो बिलवर्डिन की वजह से आपका मूत्र जो है आपका ग्रीन कलर का होने लगता है। कैसा? हरे रंग का होने लगता है। यदि बिलरुबिन ज़्यादा होने लगता है तो पीला हो जाता है। ठीक है, अगर बिलरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो गई पित्त आपके रस में तो होता क्या है कि पीलिया रोग हो जाता है। क्या होता है? पीलिया रोग होने लगता है। ठीक है, याद रखना है, यदि आपके पित्त रस में बिलरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जिस वजह से मूत्र पीला होने लगता है, और इस हमारे बिलरुबिन की मात्रा ज़्यादा होने से पीलिया रोग देखने को मिलता है। ठीक है, आपके मूत्र को हरा रंग कौन देता है? एग्जाम में पूछा जाता है तो बिलवर्डिन देता है, वहीं मूत्र को पीला रंग आपका जो है बिलरुबिन देता है। ठीक है, याद रखना है, दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। पीलिया पूछा जाता है तो बिलरुबिन की वजह से आपको पीलिया रोग देखने को मिलता है यदि बिलरुबिन पित्त रस में ज़्यादा हो जाता है तो। ठीक, यहाँ पर आपने सारी चीज़ें जानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? मुंह से, पेट से, यकृत से या आंत से? तो जो भोजन है, भोजन का पाचन आपके मुंह से शुरू होता है। कहाँ से? मुंह से शुरू होता है। ठीक है, आखिर मुंह में ऐसा क्या रहता है जो हमारा पाचन यहीं से शुरू होता है? ये जो मुख होता है, मुख में आपकी सलेवरी ग्लैंड होते हैं। क्या होती हैं? सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड जो होती हैं आपके मुख में पाई जाती हैं। ये ग्लैंड जो होती हैं इनसे लार स्रावित होता है। इन ग्लैंड से, अब देखिए, कोई ना कोई ग्रंथि है तो कुछ ना कुछ स्रावित होगा, या तो हार्मोन स्रावित होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपकी सलेवरी ग्लैंड, इससे बेसिकली क्या स्रावित होता है? इससे लार स्रावित होती है। क्या स्रावित होती है? लार स्रावित होती है। ठीक, ये जो लार होती है, इस लार में टाइलिन एंजाइम होता है। क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। एक और एंजाइम होता है, कौन सा होता है बताइए आप लोग? टाइलिन के अलावा कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है। कौन सा होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ठीक है, जो टाइलिन एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम ये जो है स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो पाचन हमारा मुख से इसीलिए शुरू होता है क्योंकि लार जो होती है, लार में आपका टाइलिन एंजाइम होता है। ये जो है आपके भोजन में जो स्टार्च होता है, स्टार्च को शर्करा यानी कि ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ठीक, याद रखना है इसके बारे में। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा सलेवरी ग्लैंड के बारे में आपको बताऊंगी जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी सलेवरी ग्लैंड होती हैं, इनके 3 जोड़े होते हैं, यानी कि 6 होती हैं। कैसी होती? कितनी होती हैं? 6 सलेवरी ग्लैंड, 3 जोड़े होते हैं। ठीक, इन 3 जोड़ों में आपको याद ये रखना है, इन 3 जोड़ों में, कि आपकी जो पैरोटिड होती है, कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है। पैरोटिड ग्लैंड जो है आपकी सलेवरी ग्लैंड की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी आपकी सलेवरी ग्लैंड की पैरोटिड ग्लैंड होती है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, आप लोगों ने मम्स का नाम सुना होगा। मम्स एक रोग होता है, MUMPS। मम्स में होता क्या है? बेसिकली मम्स में आपका पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, पैरोटिड ग्लैंड में वायरस आ जाते हैं कभी कभी। इन वायरस की वजह से जो है मम्स रोग देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपकी किस ग्लैंड में वायरस आने की वजह से मम्स रोग देखने को मिलता है, तो पैरोटिड ग्लैंड में वायरस आ जाने की वजह से जो है मम्स रोग देखने को मिलता है। याद रखना है आपको। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना है, ये जो आपकी पैरोटिड जो ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड मैंने आपको बताया है ना कि ये जो है आपकी सलेवरी ग्लैंड का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है आपके सांप जो होता है आपका, सांप में ये पॉइजनस ग्लैंड के रूप में होते हैं, यानी कि विष ग्रंथि के रूप में होती हैं। यदि पूछा
जाए कि सांप में आपकी बिस ग्रंथि किस रूप में होती हैं, तो पैरोटिड ग्लैंड जो है आपकी बिस ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती हैं। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पैरोटिड ग्लैंड सांप में पॉइजनस ग्लैंड या बिस ग्रंथि के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पित्तरस के आपने पिछले क्वेश्चन में जाना पित्तरस के बारे में। यहाँ पर आपने जाना कि आपका जो पाचन है वो किस अंग से प्रारंभ होता है। दोनों चीज़ें आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम या फिर ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका कार्बन है, इसीलिए ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी जड़ है, प्याज, आलू, अदरक या फिर गाजर। बताना है कौन सी जड़ है। ठीक है, जड़ के बारे में बताना है आपको, तो आप समझ गए होंगे कि गाजर हमारा जड़ की कैटेगरी में आता है। आप लोगों ने तना, जड़ और आपका यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर जड़ पढ़ लिया, और पिछले क्वेश्चन में आपने पत्तियों को पढ़ा था कि आपका जो है जो पत्ता गोभी है वो आपकी पत्तियों में आपका खाद्य पदार्थ को संग्रहित करके रखती है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे जड़ के बारे में, तना के बारे में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि पशुओं में मिल्क फीवर जो बीमारी होती है किसकी कमी के कारण होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पशुओं में कभी कभी होता क्या है, ये मिल्क फीवर नाम की एक बीमारी देखने को मिलती है। कौन सी, मिल्क फीवर। पूछा गया है कि ये जो मिल्क फीवर बीमारी है पशुओं में किस कारण से होती है। कैल्शियम की कमी से, लोहा की कमी से, नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन की कमी से या विटामिन डी की कमी से। तो पशुओं में मिल्क फीवर की जो बीमारी है वो आपकी बेसिकली कैल्शियम की कमी से होती है। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लार किसके पाचन में सहायक होती है, प्रोटीन, फाइबर, स्टार्च या वसा। तो जो आपकी लार है, लार आपके बेसिकली स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, इसीलिए ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि लार में जो है आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, टाइलिन के अलावा एक आपका लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है जो कि आपके रोगाणुओं को नष्ट करता है। जो टाइलिन एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम पाए जाने की वजह से जो आपका लार है, लार स्टार्च का पाचन करती है, क्योंकि ये जो टाइलिन एंजाइम है, ये टाइलिन एंजाइम करता क्या है, बेसिकली आपके स्टार्च को शर्करा में बदलता है। क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। किसमें, शर्करा में। शर्करा यानी कि आपकी ग्लूकोज में बदलता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में बदलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन आपके जल और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में बदलता है, कवक, शैवाल, अपघटक या जीवाणु। तो आपके जो शैवाल है, शैवाल आपके जल और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में बदलते हैं। आखिर शैवाल में ऐसा क्या रहता है जिस वजह से ये जल और आपकी CO2 को कार्बोहाइड्रेट्स में बदलते हैं। तो आपके जो शैवाल हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण से यह सूर्य के, अब इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे कि सूर्य के प्रकाश में जल और CO2 को कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देंगे। ठीक है, क्योंकि शैवाल में आपके क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है। हीमोग्लोबिन, वर्ण की लवक, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग बोलते थे गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, क्योंकि होता क्या था बचपन में, जो हम लोग का ग्रुप में होता था कोई भी दोस्त, तो कभी कभी अपना दल बदल लेता था, कभी आज हमारे दल में तो कभी किसी और के दल में, तो हम लोग उसको ऐसे ही बोलते थे, भाई तू गिरगिट की तरह रंग मत बदल, किसी एक दल में रहे। ठीक, तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि गिरगिट का रंग जो है बेसिकली किसकी उपस्थिति के कारण बदलता है। तो गिरगिट का जो रंग है वर्ण की लवक की उपस्थिति के कारण बदलता है। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया भी है और आने की संभावना भी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपका कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फास्फोरस। तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए आपका जो आवश्यक तत्व है वो है आपका मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा याद रखना है आपको कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम आवश्यक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं। ये कौन कौन नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति थे
जिन्होंने श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है आपकी भारत में? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह? बताना है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को माना जाता है। तो ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की, जब कभी मनुष्य नेत्र जो होता है उसमें मोतियाबिंद नामक बीमारी हो जाती है, ये बेसिकली आपकी आंख से संबंधित बीमारी है मोतियाबिंद। ठीक, तो मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक जो होते हैं वो किसे हटाते हैं? जो मोतियाबिंद होता है उसमें शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक आपके किस पार्ट को हटाते हैं? रेटिना को, लेंस को, या फिर लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियों को, या लेंस के तनु पटल नहीं होता, ये पटल होता है, तनु पटल को। ठीक, बताना है आपको कि मनुष्य नेत्र के किस भाग को मोतियाबिंद में शल्य चिकित्सक हटाते हैं। ठीक है, तो मोतियाबिंद में बेसिकली लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियों को शल्य चिकित्सकों द्वारा हटाया जाता है। याद रखना है कि जो लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियां हैं उनको हटाया जाता है आपके मोतियाबिंद में। ठीक है, इसे ही मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन में यही होता है कि लेंस की जो अतिरिक्त मांसपेशियां हैं इनको हटा दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? ठीक है, कागज, DDT, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम। जैव निम्नीकरण का मतलब है जिनका आसानी से जैविक अपघटन हो जाता है, यानी कि जो पर्यावरण में अपघटित हो जाते हैं, यानी कि जो डिग्रेडेबल हैं। तो डिग्रेडेबल की कैटेगरी में आपका कागज होता है। आप देखना कि कागज जो है आसानी से डिग्रेडेबल होता है। ठीक है, वहीं आपकी नॉन डिग्रेडेबल की कैटेगरी में आपके DDT, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम आते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कागज आपका जैव निम्नीकरण की कैटेगरी में आता है, वहीं DDT जो है आपके पर्यावरण में कई सालों तक विद्यमान रहता है। प्लास्टिक भी आपका कई सालों तक पर्यावरण में विद्यमान रहता है, इसीलिए प्लास्टिक की यूज़ करने पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और प्लास्टिक की यूज़ के लिए मना किया जाता है। एल्यूमिनियम भी आपके पर्यावरण में काफ़ी समय तक विद्यमान रहता है, आसानी से इसका जैव निम्नीकरण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपका कागज जो है आपका जैव निम्नीकरण की कैटेगरी में आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल का दौरा किस कारण से होता है? ये क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणुओं का हमला, हृदय गति का रुक जाना, रक्त की आपूर्ति में कमी, या फिर अज्ञात कारणों से हृदय कार्य में बाधा आना। बताना है कि दिल का जो आपका दौरा होता है वो किस कारण से आता है। तो कई लोगों को दिल का दौरा कई कारणों से आ जाता है, लेकिन ये तो बेसिक रीज़न जो आपको बताना है वो क्या है। ठीक है, जैसे जब किशोरावस्था में होते हैं तो दिल का दौरा आने के और भी वजह होते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, सभी के सभी समझदार हैं। तो दिल का दौरा जो है बेसिकली आपके रक्त की आपूर्ति में कमी होने की वजह से होता है। आखिर क्या होता है जिस वजह से रक्त की आपूर्ति में कमी होने लगती है और दिल का जो आपका दौरा है ये पड़ जाता है? ठीक है, ये बहुत ही घातक बीमारी है, क्योंकि ये जो दिल का दौरा पड़ता है जिसे हार्ट अटैक कहते हैं आप लोग, हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक में होता क्या है कि जो है रक्त की आपूर्ति की कमी होने लगती है। गांव में बेसिकली इसको पता क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये होता क्या है? हार्ट अटैक होता है, यानी कि हार्ट पर अटैक। ठीक है, जब कभी आपकी जो हृदय की कोरोनरी धमनियां हैं, हृदय जो होता है आपका, हृदय में आपकी कोरोनरी धमनी होती हैं। कौन सी? कोरोनरी धमनी। ये जो कोरोनरी धमनियां हैं, इन धमनियों में और उनकी शाखाएं जो होती हैं, इनकी शाखाओं में सिकुड़न देखने को मिलती है। कभी कभी होता क्या है कि जो कोरोनरी धमनी है और उनकी शाखाएं जो हैं सिकुड़ जाती हैं। इस सिकुड़ने की वजह से जो होता क्या है कि हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती, रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती। ठीक है, तो रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती तो होता क्या है कि रक्त की कमी हो जाती है और दिल का दौरा पड़ जाता है। ठीक, जब आपकी रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती तो इसे क्या कहते हैं? इसे एंजाइना कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रक्त की आपूर्ति ना हो पाने को एंजाइना कहा जाता है। याद रखना, एंजाइना। ठीक है, एंजाइना कहा जाता है। ठीक, एक होता है आपका एंजाइना पेन। एंजाइना पेन होता क्या है कि दिल का दौरा पड़ने से पहले दिल में थोड़ा सा दर्द होता है, तो उस कुछ टाइम के लिए जो दर्द होता है उसको एंजाइना पेन कहा जाता है। ठीक, और आपकी जो हृदय में पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती तो इसे एंजाइना कहा जाता है। दोनों टर्म्स याद रखना है, एंजाइना पेन और एंजाइना। ठीक है, जब आपका ये जो है आपका रक्त की आपूर्ति बृहद तौर पर आपकी पूरी नहीं हो पाती तो इसे फिर हार्ट अटैक या दिल का दौरा नाम दे दिया जाता है।
ठीक है, याद रखना है। इसमें होता क्या है बेसिकली, पहले आपको पसीना आता है, साथ ही साथ पसीने के साथ जो आपका सीना है, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि सीने के बाईं ओर दर्द होता है। कहाँ पर? बाईं ओर दर्द होता है। कहाँ? बाईं ओर दर्द होता है। ठीक है, बाईं ओर दर्द होता है, पसीना आता है, घबराहट बहुत ज़्यादा होने लगती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें सिम्टम्स हैं आपके दिल के दौरे के। यदि आपके आसपास ऐसी कोई घटना होती है तो डॉक्टर के पास तुरंत ले जाएं। आई होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपकी कोई सी भी वीडियो मिस ना रहे। तो बने रहिए इसी तरीके से नैंसी क्लासेस पर। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।